Hello students, I am Astos Nigam, Assistant Professor at Axis Colleges Kanpur. Today we are going to discuss about the topic work measurement from industrial engineering. As earlier we discussed the topic work study, which have two components. First one is method study and second one is work measurement. ठीक, वर्क स्टडी हैज़ टू कंपोनेंट. वर्क स्टडी क्या काम करता है, जिसमें हम जितने भी कार्य हमारे हो रहे हैं, जो भी ऑपरेटर हमारे जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सभी के बारे में स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं. और मेथड स्टडी जो उसके दो कंपोनेंट होते हैं वर्क स्टडी के, एक होता है आपका मेथड स्टडी, दूसरा होता है वर्क मेजरमेंट. तो मेथड स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, जो मेथड्स हम लोग उन कार्य को करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं उन मेथड्स के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, उसके पूरे रिकॉर्ड को एनालाइज करते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क मेजरमेंट. वर्क measurement is basically the technique which is used to find the time taken by the operator for doing any type of job in each activity. Means जितनी भी एक्टिविटी आपकी करी जा रही हैं ऑपरेटर के द्वारा किसी भी कार्य को करने में, तो हर एक्टिविटी में कितना कितना समय लग रहा है, उस समय को आप वर्क मेजरमेंट के थ्रू मेज़र करते हैं. ठीक है. In other words, we can say that work measurement is the application of techniques designed establish the time for a qualified worker to carry out a specific job at a defined level of performance. Means जो आपका वर्कर है जो परफॉर्म कर रहा है वो कितना समय लग रहा है उसको किसी भी जॉब को बनाने में, या उस जॉब पे जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उन इंडिविजुअल ऑपरेशन को करने में उस ऑपरेटर को कितना कितना समय लग रहा है, उस समय को फाइंड करने के लिए आप वर्क मेजरमेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. वी हैव सीन हाउ टोटल टाइम टू मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय. किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम होता है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग टाइम, वो हमारा इंक्रीज़ कर जा सकता है. उसकी वजह से आपके कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम जिसे आप कहते हैं या टोटल प्रोडक्शन टाइम है वो किसी भी प्रोडक्ट का इम्प्रूव कर सकता है. पहला पॉइंट है आपका, देखिए, एडिंग अनडिज़ायरेबल फीचर्स टू प्रोडक्ट. मीन्स जब हम अपने प्रोडक्ट में कोई ऐसा फीचर्स ऐड कर देते हैं जिसकी वहाँ पे किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे उस फीचर्स को ऐड करने में लगने वाला समय आपका टोटल प्रोडक्शन टाइम को या टोटल मैन्युफैक्चरिंग टाइम को बढ़ा देता है. ठीक है. सेकेंड है आपका बैड ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस. बैड ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेस मीन्स जी जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका अच्छी कंडीशंस का नहीं है. अच्छी कंडीशन का नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको उसमें आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर नहीं मिलेगी, और प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर हमें बेटर नहीं मिलेगी तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन को चेंज करना पड़ेगा. तो उस ऑपरेशन को चेंज करने में जो भी समय आपका वेस्ट लगेगा वो आपका टोटल टाइम में इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है. जिसकी वजह से आपका जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, या आप कह सकते हो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इनइफेक्टिव टाइम. इनइफेक्टिव टाइम एडेड बिकॉज ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट. मीन्स अगर वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप है या किसी प्रकार की इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है जिसकी वजह से काम अच्छी तरीके से नहीं परफॉर्म हो पा रहा है, तो उसके दौरान जो भी टाइम वेस्ट होता है वो आपका क्या होता है, इनइफेक्टिव टाइम होता है, जो कि आपका प्रोडक्शन में यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है, और वो टाइम भी आपका टोटल टाइम में ऐड हो जाता है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग टाइम में, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है. ऑल दिस लीड्स टू डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम. नाउ नेक्स्ट वी कैन से दैट वर्क मेजरमेंट इज कंसर्न विद द इन्वेस्टिगेटिंग, रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग इनइफेक्टिव टाइम और इनएफिशिएंट टाइम वाट एवर मे बी द कॉज. मीन्स उसके जो भी कॉज हों जिनकी वजह से आपके इनइफेक्टिव टाइम या इनएफिशिएंट टाइम प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको वर्क मेजरमेंट क्या करता है, उस टाइम को इन्वेस्टिगेट करता है कि किन कारणों की वजह से हमारा यहाँ पे जो टाइम है वो
यूटिलाइज नहीं हो रहा है, कौन सा ऐसा टाइम है जिनकी वजह से आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। उन टाइम को इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं एंड एलिमिनेट करते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, ताकि जो आपका टोटल प्रोडक्शन टाइम है वो बहुत ज़्यादा ना लगे। आपका टोटल प्रोडक्शन टाइम जितना कम होगा, आपके लॉट ऑफ प्रोडक्शन उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, वर्क मेजरमेंट इज़ द मीन्स ऑफ मेजरिंग द टाइम टेकन इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपरेशन और सीरीज ऑफ ऑपरेशन। मीन्स आप कह सकते हो कि टाइम आपको कैलकुलेट करना है इसमें किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन में या पूरे कंप्लीट जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं सीरीज ऑफ ऑपरेशन में, इन सच ए वे दैट द इन इफेक्टिव टाइम इज शोन अप एंड कैन बी सेपरेटेड आउट। मीन्स आपको टाइम फाउंड करने के बाद जितना भी इन इफेक्टिव टाइम उसमें लग रहा है, उस इन इफेक्टिव टाइम को क्या करना है, रिड्यूस करना है और सेपरेट आउट करना है फ्रॉम द टोटल मैन्युफैक्चरिंग टाइम। नेक्स्ट है आपका इन प्रैक्टिस प्रूविंग एग्जिस्टिंग ऑफ इन इफेक्टिव टाइम। ठीक, पहले आप ये चेक करिए कि कहाँ कहाँ पे आपका इन इफेक्टिव टाइम आ रहा है। जहाँ जहाँ पे भी आपका इन इफेक्टिव टाइम आ रहा है, आपको उन टास्क में डिफ़िकल्टी होगी और उन टास्क से आपको इन इफेक्टिव टाइम को रिड्यूस करके आप उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और जो आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग टाइम है या टोटल प्रोडक्शन टाइम है, आप उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ना लगे। आफ्टर एग्जिस्टेंस मीन्स जब आपका प्रूविंग हो जाए कि आपका कहाँ पे इन इफेक्टिव टाइम या इन एफिशिएंट टाइम आ रहा है। आफ्टर एग्जिस्टेंस इज प्रूव्ड नेचर एंड एक्सटेंट इज ईजी टू सी। मीन्स आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको इन एफिशिएंट टाइम आ रहा था, उसको रिड्यूस करना है और एलिमिनेट करना है, और आपको किस तरह से आप अपने टोटल प्रोडक्शन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। And now we can see that the uses of work measurement. We can see the uses of work measurement. The first one is to compare the efficiency of alternative methods. मीन जितने भी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सभी मेथड्स की एफिशिएंसी को आपस में कंपेयर करना। वाइल अदर कंडीशंस बीइंग इक्वल, जब सभी मेथड्स की जो अदर कंडीशंस हैं वो सभी कंडीशंस आपकी कैसी हैं, इक्वल हैं, तो उस केस में हमारा बेस्ट मेथड कौन सा होगा? बेस्ट मेथड वो होगा द मेथड विच टेक्स द लीस्ट टाइम विल बी द बेस्ट मेथड। तो बेस्ट मेथड हमारा वो होगा जो इस मेथड में हमारा सबसे कम समय लग रहा होगा, वही मेथड हमारा बेस्ट मेथड होगा फॉर प्रोडक्शन, ताकि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट वन इज टू बैलेंस द वर्क ऑफ मेंबर्स ऑफ टीम इन एसोसिएशन विद द मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। ठीक, मतलब जितने भी मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट होते हैं, मीन्स जिन्हें आप मैन ऑफ मशीन चार्ट भी कहते हैं, तो उसमें जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हो या टीम ऑफ मेंबर्स है जितने काम कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल कितना कितना टाइम कौन कौन सी टीम ले रही है या कौन कौन से वर्कर कितना टाइम ले रहे हैं, उस टाइम को भी आपको कैलकुलेट करना होता है, सो दैट एज फॉर एज पॉसिबल ईच मेंबर हैज टास्क टेकिंग द इक्वल टाइम। मीन्स ईच मेंबर का ये टास्क होना चाहिए कि सभी मेंबर हमारे सेम टाइम लें। अगर मेंबर्स आपके डिफरेंट टाइम ले रहे हैं किसी भी काम को करने में, सेम पर्टिकुलर वर्क को करने में, तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि टाइम डिले आएगा। तो टाइम डिले ना हो उसके लिए जो जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, ईच वर्कर हैज़ टास्क द टेकिंग फॉर एन इक्वल टाइम। नेक्स्ट वन इज टू डिटरमाइन इन एसोसिएशन विद मैन एंड मशीन मल्टीपल एक्टिविटी चार्ज द नंबर ऑफ मशीन्स एंड वर्कर कैन रन। मीन्स इसमें आपको ये भी डिटरमाइन करना होता है कि एक वर्कर एक टाइम में कितनी मशीन्स रन कर रहा है किसी मैन मशीन चार्ट एक्टिविटी में। ठीक है, एक वर्कर एक बार में कितनी मशीन रन कर रहा है, एक मशीन रन कर रहा है, दो मशीन रन कर रहा है या उससे भी ज़्यादा मशीन रन कर रहा है, तो उस मशीन को रन करने में कितना समय लग रहा है, उस समय को भी आपको एस्टिमेट करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज setting labor standard. It is also used in setting the labor standards. Also it is used in evaluating the performance of the laborers. किस टाइप की किस लेवल की परफॉर्मेंस आपके जो लेबर्स हैं वो कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इट इज़ यूज फॉर प्रेडिक्टिव प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन। मीन्स जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं उनको प्रेडिक्ट करना, पहले से उनको प्लान करना, प्लान करने के बाद आपको उनको
कंट्रोल करना, मतलब फाइंड करना बेस्ट मेथड, जो हमारा जिस मेथड में सबसे कम समय लग रहा है उस मेथड को फाइंड करना और उसको अप्लाई करना। नाउ लास्ट, रिडक्शन ऑफ ऑपरेशन कॉस्ट। ऑपरेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना ताकि आपकी टोटल ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना आए। अगर टोटल ऑपरेशन कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा आएगी तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आपकी टोटल ऑपरेशन कॉस्ट को कम होना चाहिए ताकि आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कम से कम हो और आपकी मार्केट में जो डिमांड हो रही है या सेल्स हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट, come to the performance dimensions. In performance dimensions, the managers generally consider two dimensions for measuring performance. The managers generally consider two dimensions. दो dimensions से मैनेजर जो होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, मेजर करते हैं। पहला है आपका फर्स्ट वन इज क्वांटिटी ऑफ इनपुट। जो भी इनपुट्स आप लग रहे हैं उस इनपुट की कितनी क्वांटिटी जा रही है, उस क्वांटिटी के बेस पे जो मैनेजर्स होते हैं वो चेक करते हैं कि परफॉर्मेंस किस लेवल की है। देन मैनेजर्स जनरली कंसीडर द क्वांटिटी ऑफ इनपुट टू बी द प्राइमरी डायमेंशन। ये आपकी किस तरीके की डायमेंशन होती है, एज ए प्राइमरी डायमेंशंस होती है ऑफ परफॉर्मेंस टू बी मेजर। परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आपकी जो क्वांटिटी ऑफ इनपुट है वो आपकी प्राइमरी डायमेंशंस होती है। फॉर एग्जांपल इन मैन्युफैक्चरिंग क्या, क्वांटिटी इज यूजुअली मेजर्ड एज पीसेस पर टाइम पीरियड। मीन्स क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी इज द बेसिकली द मेजर्ड एज पर, जितने पीस आपके पर टाइम पीरियड प्रोड्यूस हो रहे हैं वही उसकी टोटल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस 100 पीसेस पर आवर। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 100 पीस पर आवर प्रोड्यूस कर रही है इन सर्विंग। देन क्वांटिटी यूजुअली मेजर्ड एज सर्विस यूनिट पर टाइम पीरियड। देन क्वांटिटी यहाँ पे कैसे है, आप मेजर कर रहे हैं एज ए सर्विस यूनिट पर टाइम पीरियड। या इन अनदर एग्जांपल आप ले सकते हैं फॉर ए बैंक। बैंक में क्या होता है, ए बैंक माइट हैव द स्टैंडर्ड ऑफ 24 कस्टमर सर्व्ड पर आवर। मीन्स एक बैंक में, किसी बैंक में जो सर्विस है, सर्विस आपका किस तरीके की प्रोवाइड करी जा रही है, जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका 24 कस्टमर पर आवर की सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स एक घंटे में 24 कस्टमर्स को बैंक सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वांटिटी ऑफ इनपुट। नाउ कम टू द सेकेंड डायमेंशन परफॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ इनपुट। अब बात करते हैं जो हम इनपुट लगा रहे हैं उसकी क्वालिटी की, क्वालिटी किस तरीके की होनी चाहिए। इन दिस द परफॉर्मेंस डायमेंशन रिलेटिंग टू द क्वालिटी ऑफ इनपुट इज सेकेंडरी डायमेंशन। ये किस तरीके की डायमेंशन होती है, ये आपकी सेकेंडरी डायमेंशन होती है। क्वालिटी ऑफ इनपुट आपकी प्राइमरी डायमेंशन होती है एंड क्वालिटी ऑफ इनपुट इज द सेकेंडरी डायमेंशन। इन दिस क्वालिटी स्टैंडर्ड आर ऑफन एक्सप्रेस्ड एज द परसेंट ऑफ आउटपुट यूनिट दैट आर अलाउेबल डिफेक्टिव यूनिट्स। इसका मतलब है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि उसको परसेंट ऑफ आउटपुट यूनिट्स के रूप में दिखाया जाता है। जैसे आपके पास 100 पीस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 100 में अगर कह रहे हैं कि 2% या 3% आपके डिफेक्टिव पीस अलाउड हो सकते हैं किसी भी कंपनी में, क्योंकि हर कंपनी कोई भी 100% इफिशिएंट नहीं होती। तो अगर आप 98 या 99% भी एक्यूरेसी दे रहे हैं तो बहुत बेटर कंडीशन है। तो उस केस में आप जो डिफेक्टिव यूनिट्स उसने कहा कि 2% हो सकती है, तो यानी कि 100 में 2 या 3 पीस ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके डिफेक्टिव हों और वो अलाउ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सेट स्टैंडर्ड बाय क्वालिटी दैट 2% defective pieces, that 2% defective pieces is acceptance in the whole production। मीन्स जितना भी प्रोडक्शन है उसमें 2% के आपके डिफेक्टिव पीसेस अलाउ हैं किसी भी कंपनी में। ठीक है, दैट दिस इज द क्वालिटी ऑफ इनपुट डायमेंशन परफॉर्मेंस। ठीक है, देयर आर 2 की पॉइंट्स इन डिटरमाइनिंग डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक, 2 की पॉइंट्स होते हैं इन डिटरमाइनिंग द डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस डायमेंशन को कैलकुलेट करने के लिए 2 की पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है आपका द डायमेंशन मस्ट बी स्पेसिफाइड बिफोर द स्टैंडर्ड इज सेट। ठीक,
डायमेंशंस आपको पहले से ही स्पेसिफाई कर लेनी होती है, उसका स्टैंडर्ड सेट करने से पहले आपको डायमेंशन को स्पेसिफाइड कर लेना होता है। सेकेंड आपका क्या है, द स्टैंडर्ड आर सब्सिक्वेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस मस्ट बी मेजरेबल। जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपकी मेजर करी जा सकती है। मतलब जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है उसको आप कंपेयर कराइए, जो आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे उसके बराबर आ रही है या उससे कम आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है, उसको आप परफॉर्मेंस रेटिंग के रूप में आगे दिखा सकते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें। नाउ वी हैव टू सी अबाउट द टेक्निक्स ऑफ वर्क मेजरमेंट, कि आप वर्क मेजरमेंट में कितने प्रकार की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। There are six types of techniques used in work measurement. First one is historical data method. इसमें क्या है, it uses the past performance data to set performance standard. मीन्स इसमें आप past performance data सेट करते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस डाटा जो भी सेट करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस को करने के लिए, तो आप उसको एज ए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के रूप में सेट कर देते हैं। दूसरा है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या करते हैं, इट यूजेस स्टॉप वॉच एंड इज बेस्ट सूटेड फॉर शॉर्ट साइकिल रिपीटेटिव जॉब। मीन्स ये आपका शॉर्ट साइकिल रिपीटेटिव टास्क के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके लिए आप स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं टाइम स्टडी करने के लिए। स्टॉप वॉच से आप कैलकुलेट करते हैं कितना टाइम रिक्वायर्ड है या नहीं किसी भी जॉब को करने के लिए। नेक्स्ट है आपका वर्क सैम्पलिंग। इन वर्क सैम्पलिंग हेयर वर्कर्स आर ऑब्जर्व मैनी टाइम एट रैंडम। यहाँ पे वर्कर्स को इंडिविजुअल किसी भी वर्कर्स के द्वारा किए जा रहे वाले काम में लगने वाले समय को फाइंड करने के लिए आप किसी भी वर्कर की परफॉर्मेंस को एट रैंडम चेक करते हैं। किसी दिन आपने किसी लेवल की परफॉर्मेंस चेक कर ली, किसी दिन आपने किसी वर्कर की परफॉर्मेंस को चेक कर लिया, तो जो भी परफॉर्मेंस आप इंडिविजुअल चेक कर रहे हैं वही हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका सिंथेसिस मेथड। ठीक, इन सिंथेसिस मेथड द फुल जॉब इज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट और पार्ट। द फुल जॉब इज डिवाइडेड इनटू, जो भी आपका पूरा जॉब या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको आप डिफरेंट एलिमेंट्स के पार्ट में तोड़ देते हैं, छोटी छोटी स्मॉल एक्टिविटीज़ में ब्रेक कर देते हैं, और उसके बाद इन ईच एक्टिविटी वी कैन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द जॉब। जितनी भी एक्टिविटी है उन सभी में इंडिविजुअल आप टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, और टाइम कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको फुल जो भी टाइम लग रहा होता है वो कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम, जिसे आप लोग शॉर्ट में PMTS भी कहते हैं। हेयर नॉर्मली 3 टाइम्स आर फिक्स्ड फॉर वन जॉब, नेमली नॉर्मल, फास्ट एंड वेरी फास्ट। यहाँ पे आपको 3 टाइम से आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आप नॉर्मल जो लेबर है वो काम कर रहा है उसके आप टाइम को कैलकुलेट करिए, एस्टिमेट करिए कि उसके परफॉर्मेंस में कितना टाइम लग रहा है। जो फास्ट वर्क कर रहे हैं वर्कर्स उनकी परफॉर्मेंस में लगने वाले समय को कैलकुलेट करिए, और जो वेरी फास्ट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस में लगने वाले समय को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। इन एनालिटिकल एस्टिमेटिंग इट इज़ यूज्ड फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब विच आर वेरी लॉन्ग एंड रिपीटेटिव। ये उनके लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपका जो टास्क होता है, जो जॉब आप कर रहे हैं वो आपका बहुत ही लॉन्ग और रिपीटेटिव टाइम्स के लिए होता है। ठीक है, और इसके लिए आप पहले से ही स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देते हैं कि आपको उस जॉब को परफॉर्म करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगता है। नाउ वी कम इन डिटेल। फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल डाटा अप्रोच। इन दिस पास्ट परफॉर्मेंस इज यूज्ड एज guideline for setting work performance standard. However, past performance is not the best basis for fixing performance standard. This is because there may be many changes in technology. जहाँ पे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो उस केस में पहले हमारे पास इस तरीके की परफॉर्मेंस फाइंड करने के मेथड्स नहीं थे, तो वहाँ पे क्या होता था, जो पास्ट परफॉर्मेंस होती थी उसी को ऐसे हम स्टैंडर्ड गाइडलाइन मान के अपने टाइम को एस्टिमेट करते थे, कैलकुलेट करते थे। ठीक है, जिससे कि आप एम्प्लॉयज़ की जो एबिलिटीज़ हैं, उनके बिहेवियर हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है
दिस मेथड एज्यूम दैट पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉर्मल परफॉर्मेंस। जो भी पास्ट परफॉर्मेंस होती है उसको हम नॉर्मल परफॉर्मेंस के रूप में एज्यूम करके चलते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ अदर फॉर्मल टेक्निक्स, मीन्स जब आपके पास कोई भी फॉर्मल टेक्निक्स नहीं थी। सम मैनेजर यूज पास्ट परफॉर्मेंस एज देयर मेन गाइड इन सेटिंग स्टैंडर्ड। तो कुछ मैनेजर्स क्या करते थे कि जो हमारे पास पास्ट परफॉर्मेंस होती थी उसी को हम मेन गाइड मान के चलते थे और उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ फॉलो करते थे। नाउ वी कम टू द एनालिटिकल एस्टिमेटिंग। इन एनालिटिकल एस्टिमेटिंग मेथड और टेक्निक इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, आप इसमें क्या करते हैं, आप स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स कर देते हैं जॉब के लिए, विच आर वेरी लॉन्ग एंड रिपीटेटिव। उन जॉब्स के लिए जो किस तरीके का टास्क परफॉर्म करें जिनको करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड टाइम आर इज फिक्स्ड बाई यूजिंग स्टैंडर्ड डाटा। इसमें जो भी स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है वो स्टैंडर्ड डाटा के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है। स्टैंडर्ड डाटा इज नॉट अवेलेबल देन द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क स्टडी इंजीनियर। अगर स्टैंडर्ड डाटा अवेलेबल नहीं है आपके पास स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करने के लिए, तो उस केस में स्टैंडर्ड टाइम आपका फिक्स किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क स्टडी इंजीनियर। मीन्स जो भी वर्क स्टडी इंजीनियर होते हैं उनके द्वारा जो भी एक्सपीरियंस होता है तो उनको जितना टाइम लग रहा होता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वही आपका स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर कर लिया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, डायरेक्ट टाइम स्टडी। In direct time study, we have to calculate the time using the stopwatch. It is also known as the time study, stopwatch study or clocking the job. Means इसको आप stopwatch study भी कहते हैं, clocking the job भी कहते हैं और direct time study भी कहते हैं। इसका प्रोसीजर किस तरीके का है? Its procedure is as follow. फर्स्ट वन, सबसे पहले क्या करेंगे आप, select the job to be timed by direct observation. Means आप जो उस जॉब को सेलेक्ट करेंगे और उस पर जितना भी टाइम लग रहा है आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके देख लेंगे कितना टाइम उसको बनाने में लग रहा है। उसके बाद सेलेक्ट ए जॉब साइकिल को सेलेक्ट करेंगे एंड आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड टास्क दैट कंस्टिट्यूट ए कंप्लीट साइकिल। और उन टास्क और एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे जो उस कंप्लीट साइकिल में लग रहे हैं, परफॉर्म किए जा रहे हैं। आफ्टर दैट टाइम द जॉब फॉर ऑल साइकिल एंड रेट द वर्कर। मीन्स जितना भी टाइम लग रहा है इन ईच जॉब या ईच पार्ट जो भी आपके साइकिल में है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जितना भी टाइम लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो वर्कर की परफॉर्मेंस है उनको रेटिंग्स करी जाएगी। वर्कर्स बिहेव डिफरेंटली वाइल इन देयर परफॉर्मेंस। जो वर्कर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके की परफॉर्मेंस शो करते हैं। कॉमन रिएक्शंस आर एबिलिटी, कैपेसिटी, नर्वसनेस एंड स्लोइंग द वर्क पेस। स्लोइंग द वर्क पेस मीन काम करने में बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट रिपीटेड स्टडी और स्टडी द जॉब समवेयर एल्स इज नेसेसरी। मीन्स वहाँ पे आपको जॉब की स्टडी करना बहुत ही रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि आप उससे क्या कर सकते हैं, जितने भी इस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हैं आपके पास वर्कर के द्वारा, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कंप्यूट द नॉर्मल टाइम बेस्ड ऑन द एवरेज साइकिल टाइम। आपको नॉर्मल टाइम कैलकुलेट करना होता है जो कि बेस्ड होता है एवरेज साइकिल टाइम के एंड द वर्कर रेटिंग्स, और उसी के वर्कर्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्कर्स रेटिंग को कैलकुलेट करना होता है। Now come to the next one, predetermined time study. In predetermined time study system method, all the normal time are fixed for human motion. Means इसमें जो normal time होता है वो आपको human motions के लिए फिक्स कर दिया जाता है। These time value are used to fix the time required for doing a job. इसमें जो भी टाइम रिक्वायर्ड लगता है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो आपको फिक्स करना होता है। नॉर्मली 3 times are fixed. 3 times are fixed for one job. That is, one time is fixed for each level of performance. Each level of performance means different level के परफॉर्मेंस के लिए एक टाइम आपको सेट करना पड़ता है। जैसे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में भी किस तरीके की हो सकती है, नॉर्मल हो सकती हैं, फास्ट हो सकती हैं, वेरी फास्ट हो सकती है। तो इन तीनों कंडीशंस में जो भी टाइम आपको लग रहा है
टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस टाइम को कैलकुलेट करके रखना होता है। दैट इज़ कॉल्ड 3 टाइम्स। फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ जॉब्स दैट आर नॉट करंटली बीइंग परफॉर्म बट आर बीइंग प्लान्ड द प्री डिटरमाइंड टाइम स्टडी इज हेल्पफुल। मीन्स प्री डिटरमाइंड टाइम स्टडी की हेल्प से आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि पहले से आप जो भी टास्क आप कर रहे हैं, जॉब परफॉर्म जिस पे आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको उस जॉब पे पहले से ही कितना टाइम लगना है वो एक प्री डिटरमाइंड कर लेना होता है, प्री प्लान कर लेना होता है। ए वर्क मेजरमेंट टेक्निक दैट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग और थिंकिंग थ्रू ए जॉब, रिकॉर्डिंग जॉब एलिमेंट, रिकॉर्डिंग प्री स्टेब्लिशिंग यूनिट एंड कैलकुलेटिंग ए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक, इन प्री डिटरमाइंड टाइम स्टडी आप ये भी चेक करते हैं कि जो भी हम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम किस प्रकार की थिंकिंग है, क्या ऑब्जर्व करना है, उसमें जो भी जॉब एलिमेंट्स वर्क करेंगे उन सबको आपको रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्या करना है, प्री स्टेबलाइज करना है जो भी यूनिट्स परफॉर्म होंगी, और कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट करना क्या है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मीन्स किस लेवल का आपका परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या उसकी रेटिंग है, कितना उसमें समय लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही प्री प्लान करनी होती। नाउ कम टू द नेक्स्ट, वर्क सैम्पलिंग। इन वर्क सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन द simple random sampling that estimate the what proportion of workers time is devoted to work activity। मीन्स जो हमारा वर्कर परफॉर्म कर रहा है उसका कितना प्रोपोर्शन आपका काम में यूटिलाइजेशन हो रहा है और कितना प्रोपोर्शन आपका काम में यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आपको वर्क सैम्पलिंग के थ्रू फाइंड करनी होती है। मतलब जो वर्क प्रोपोर्शन में आपको क्या कैलकुलेट करना है बेसिकली कि कितना टाइम आप वर्कर का यूटिलाइज करें। जैसे 8 घंटे वर्कर परफॉर्म कर रहा है तो 8 घंटे में उसका कितना टाइम आपका प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज हुआ और कितना टाइम उसने रेस्ट किया या बाकी रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़, जो फटीग एक्टिविटीज़, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में आया। नेक्स्ट वन है आपका ए वर्क मेजरमेंट टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स, दिस इज ऑल्सो द वर्क मेजरमेंट टेक्निक इन विच we can define the state of working, observing the job over time and computing the proportion of the time worker is working, और कंप्यूट करना कि कितना टाइम हमारा वर्कर परफॉर्म कर रहा है, और जितने भी टाइम अगर जॉब को परफॉर्म करने के लिए वो ओवर टाइम भी कर रहा है तो उस टाइम को भी इसमें कैलकुलेट करना होता है। लेट्स एज्यूम ए नंबर p constant which is equal to the number of observation during which working occurred to the total number of observation. It is defined as the ratio, we can say that the number of observation during which worker occur, means कितने समय आपका वर्कर काम कर रहा है वो समय जो यूटिलाइज हो रहा है डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स आप अगर कह सकते हो कि टोटल वर्कर आपका 8 आवर्स परफॉर्म कर रहा है और उस 8 आवर्स में आपका जो 6 आवर्स हैं या 7 आवर्स है वो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे आपका जो वर्क सैम्पलिंग के थ्रू जो टाइम प्रोपोर्शन रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 7:8। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सिंथेसिस मेथड। इन दिस द फुल जॉब इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स और डिफरेंट पार्ट्स। द टाइम टेकन टू डू ईच एलिमेंट ऑफ द जॉब इज फाइंड आउट एंड सिंथेसाइज। मीन्स जितना भी आपको जॉब में जितना भी फुल जॉब है आप पहले सारी जॉब को क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स के रूप में, पार्ट्स के रूप में डिवाइड कर लेंगे और फिर उन डिफरेंट एलिमेंट्स में आप जितना भी समय लग रहा है उन समय को फाइंड आउट करेंगे और फाइंड आउट करने के बाद जब आप सभी समय का सम करेंगे, ऑल टाइम्स बिकम टोटल, और उनको सिंथेसाइज करेंगे। दिस टेक्निक इज यूज्ड इन सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड में आपको ये प्रक्रिया करनी होती है। दिस गिव्स द टोटल टाइम टेकन फॉर डूइंग द फुल जॉब। फुल जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको जितना भी समय लग रहा है वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। द टाइम टेकन टू डू ईच एलिमेंट ऑफ द जॉब इज फाइंड आउट एंड फ्रॉम प्रीवियस टाइम हिस्ट्री। कैसे फाइंड करते थे, फ्रॉम प्रीवियस टाइम हिस्ट्री, कि पहले कितना समय लग रहा है और बाद में कितना समय लग रहा है, आप उन दोनों को कंपेयर करके भी देखेंगे। In this, standard data is the normal time taken for doing routine jobs. Standard data is easily
available for routine jobs like fitting screws, drilling holes, etc. So there is no need for calculating this time repeatedly. इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड डाटा हमारे पास सेट है, कोई भी आपको रूटीन जॉब करने के लिए किस तरीके की, जैसे आपको स्क्रू फिट करने में कितना समय लगना चाहिए, कहीं पे कोई होल ड्रिल करना उसको कितना समय लगना चाहिए, इसके लिए हमारे पास डाटा सेट है। तो उस डाटा से आप कंपेयर करके देख लेंगे कि कितना हमारा टाइम आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी अदर कैलकुलेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी फॉर दिस टाइप ऑफ रिपीटेटिव टास्क। फॉर एग्जाम्पल, ए जॉब इज ऑफ पब्लिशिंग ए बुक कंटेन्स 4 एलिमेंट। ठीक है, एक जॉब है जो कि किस तरीके की जॉब है, पब्लिश हो रही है एक बुक जिसमें आपको कौन कौन से एलिमेंट परफॉर्म करने हैं, टाइपिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, प्रिंटिंग करनी है और बाइंडिंग करनी है। तो इन द टाइम टेकन फॉर डूइंग ईच एलिमेंट इज फर्स्ट फाइंड आउट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से 4 एलिमेंट, टाइपिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, तो इन सभी एलिमेंट में कितना कितना समय लग रहा है आप सबसे पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज टाइपिंग टेक्स 40 डेज, एडिटिंग टेक्स 30 डेज, प्रिंटिंग टेक्स 20 डेज एंड बाइंडिंग टेक्स 10 डेज। देन जो टोटल टाइम होगा वो क्या हो जाएगा आपका 40 + 30 + 20 + 10, देन द रिमेनिंग आंसर बिकम्स 100 days to publish the book. This information is taken from previous time studies. ये आपके जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आई है, वो प्रीवियस टाइम स्टडीज से आई है ऑफ अदर प्रिंटिंग जॉब्स और फ्रॉम द स्टैंडर्ड डाटा, और वी कैन से दैट दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड डाटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, परफॉर्मेंस रेटिंग। अब हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग की। परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होता है? परफॉर्मेंस रेटिंग इज दैट प्रोसेस ड्यूरिंग विच द टाइम स्टडी इंजीनियर कंपेयर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेटर अंडर ऑब्जर्वेशन विद द ऑब्जर्वर्स कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। मीन्स इसमें आप जो वर्कर, जो टाइम स्टडी इंजीनियर होता है वो क्या करता है, अपने वर्कर की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है और परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने के बाद उसको कंपेयर करता है विद द ऑब्जर्वर्स नॉर्मल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक, जो ऑब्जर्वर्स की नॉर्मल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उनके साथ में वर्कर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद वो चेक करता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। मीन्स द असेसमेंट ऑफ द वर्कर्स रेट ऑफ वर्किंग टू द ऑब्जर्वर्स कॉन्सेप्ट ऑफ द रेट करस्पॉन्डिंग टू द स्टैंडर्ड रेटिंग। मीन्स आप कह सकते हो आप जो वर्कर की परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हो वो आपकी स्टैंडर्ड रेटिंग के अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं आ रही। तो आप परफॉर्मेंस रेटिंग कैलकुलेट करने के लिए दिस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस रेटिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व परफॉर्मेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज, कि कितने % आपका परफॉर्मेंस रेटिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें कि आपका जो परफॉर्मेंस एक वर्कर है उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग आप कह रहे हैं कि 1.25 है, 1.25 है, या आप कह सकते हैं कि उसकी 20% या 25% मोर देन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। मतलब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से वो कितना % ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो आपका परफॉर्मेंस रेटिंग आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, देयर आर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस रेटिंग। परफॉर्मेंस रेटिंग फाइंड करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं? पहला है सिलेक्शन ऑफ नॉर्मल लेवल। आपको जो नॉर्मल लेवल है वो सेलेक्ट करना होता है। एक टाइम स्टडी इंजीनियर का करता है, एक नॉर्मल लेवल को सेलेक्ट करता है। कैसे सेलेक्ट करता है? सेलेक्ट करने के लिए उसे क्या करना होता है, जो नॉर्मल लेवल डन बाई टाइम स्टडी इंजीनियर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स के अकॉर्डिंग? पहला स्किलनेस, सेकेंड है एफर्ट, थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी एंड फोर्थ वन इज कंडीशन। मीन्स वो उसमें कितना स्किल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक, उसमें कितना एफर्ट वो अपने काम के प्रति डाल रहा है उसके अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट है आपका कंसिस्टेंसी, वो अपने कार्य के प्रति कितना कंसिस्टेंस है, लगातार वो कितना काम कर रहा है या उसका वेरिएशन तो नहीं आ रहा किसी काम में बार बार। कंसिस्टेंसी उसकी चेक करी जाती है और कंडीशंस चेक करी जाती हैं कि वो किस कंडीशन में वर्क को परफॉर्म कर रहा है और कितना समय लगा रहा है। तो इन सभी कंडीशन, इन सभी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप चेक करते हैं कि आपका जो लेबर है उसका सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू फाइंड द रेटिंग फैक्टर ऑफ लेबर।
मीन्स लेबर का रेटिंग फैक्टर कितना होना चाहिए या कितना आ रहा है, किस लेवल की परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहा है, ये हमें फाइंड करना होता है। इसके लिए द फिगर 100 रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। मीन्स आपने मान लिया कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपकी है 100%, ठीक। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपकी कितनी है, 100% है या 100 है, ठीक। देन इफ़ द ऑपरेटर इज apparently performing with less effective speed then the assigned factor is less than 100। मीन्स अगर वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कम परफॉर्म कर पा रहा है, मीन्स उसकी वैल्यू कितनी है, 100 से कम है। या आप कह सकते हैं कि इन अदर हैंड्स द इफेक्टिव रेट ऑफ वर्किंग इज अबव स्टैंडर्ड। मीन्स उसकी जो इफेक्टिव रेटिंग है वो कितनी है, आपके जो स्टैंडर्ड वैल्यू है 100 उससे ज़्यादा है, तो आप वहाँ कह सकते हैं जो ऑपरेटर है वो आपका बिहेव कर रहा है अबव 100% एफिशिएंसी से, मतलब उसकी एफिशिएंसी उससे ज़्यादा दे रहा है। कितना दे रहा है कि उसकी रेटिंग फैक्टर ज़्यादा रही है। आप कह सकते हो कि मोर देन 20% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम कितना था हमारा, 20% मोर कह रहा है ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। तो 20% ज़्यादा, तो 20% ज़्यादा का मतलब 100% तो आपका ये पहले था ही, और 20% और ज़्यादा हो गया तो कितना हो गया, ये 120% आपका स्टैंडर्ड टाइम का बन गया। 120% स्टैंडर्ड टाइम का, स्टैंडर्ड टाइम की वैल्यू कितनी है, 100। तो 120% अगर आप कैलकुलेट करेंगे देन 120 मल्टीप्लाइड बाई 100 और फॉर परसेंटेज इट इज डिवाइड बाई 100, कितना आ जाएगा, इट्स 120 वैल्यू आ जाएगी। मीन्स आप कह सकते हैं जो आपका 100 वैल्यू थी जो पहले रिप्रेजेंट हो रही थी, वो वैल्यू अब बाद में कितनी हो गई, 120 हो गई। जो आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग है, जो आपका लेबर परफॉर्म कर रहा है वो कितना परफॉर्म कर रहा है, 120 परफॉर्म कर रहा है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल एंड स्टैंडर्ड टाइम। फर्स्ट वन, व्हाट इज नॉर्मल टाइम। हियर नॉर्मल टाइम is defined as the product of observed time and rating factor. It is defined as the product of observed time and rating factor, ठीक। नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम मल्टीप्लाइड बाई रेटिंग फैक्टर। मिल जितना भी रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट होके आ रहा है किसी भी वर्कर का, और ऑब्जर्व टाइम जितना भी कैलकुलेट हो रहा है कि वो वर्कर कितना टाइम में टास्क को परफॉर्म कर रहा है, उससे आप उसका नॉर्मल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। Now we have to calculate the standard time, ठीक। Standard time is defined as the sum of normal times and different types of time allowance, ठीक है। और जितने भी टाइम अलाउंस आपका वर्कर्स ले रहा है, कौन कौन से टाइम अलाउंस वो यूज़ कर सकता है, जैसे पर्सनल नीड अलाउंस है। पर्सनल नीड अलाउंस में जैसे उसको जो भी पर्सनल नीड है, जैसे पानी पीने के लिए वो चला गया, हाथ धोने के लिए चला गया, वॉशरूम चला गया, तो उस केस में क्या है, जो टाइम आपका जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, वो आपके पर्सनल नीड अलाउंस में हो जाता है। रिलैक्सेशन अलाउंस आ जाता है। रिलैक्सेशन अलाउंस में आप किस तरीके की छूट देते हैं टाइम में, आप उसको आराम करने में, थोड़ी देर उसने आराम कर लिया, रेस्ट कर लिया, तो वो आपका रिलैक्सेशन अलाउंस में आ जाता है। फिर आपके कंटिजेंसी अलाउंस, ये आपके आते हैं जिसमें आकस्मिक छूट होती है, आपकी इमरजेंसी आ गई, उस तरीके किसी तरीके का अलाउंस आपने उसको प्रोवाइड करा दिया टाइम में। नेक्स्ट है आपका फटीग अलाउंस। फटीग अलाउंस मीन्स आपका वर्कर्स काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गया है, तो वहाँ पे आपको फटीग अलाउंस को अलाउ करना पड़ता है। ये सभी अलाउंस आपके इन द टर्म्स ऑफ टाइम होते हैं कि कितना समय लग रहा है, कितनी कितनी देर के लिए आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा टाइम आपका किस में कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड टाइम में ऐड हो जाता है, ठीक। कि हमें इतना समय रेस्ट करने के लिए भी उसको देना है, इतना समय उसको पर्सनल नीड अलाउंस के लिए भी देना। तो जितने भी इस तरीके के अलाउंस होते हैं, वो अलाउंस प्लस नॉर्मल टाइम, ठीक है, वो जितने भी ऑल टाइम अलाउंस हैं प्लस नॉर्मल टाइम इज कैन बी कैलकुलेटेड इन द स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपकी क्या दी हुई है, सवाल दिया हुआ है, द ऑब्जर्वेशन टाइम एंड परफॉर्मेंस रेटिंग इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैविंग डिफरेंट एलिमेंट आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन टाइम दिया हुआ है और परफॉर्मेंस रेटिंग दी हुई है,
फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। 5 एक्टिविटी आपकी परफॉर्म हो रही कोई भी। एज्यूम द, आगे दिया हुआ है, एज्यूम द पर्सनल लीड अलाउंस एंड रिलैक्सेशन अलाउंस इज 12%। जो आपको पर्सनल लीड अलाउंस और रिलैक्सेशन अलाउंस है, दोनों मिला के आपको कितना दे दिया, 12% ऑफ नॉर्मल टाइम। मीन्स नॉर्मल टाइम जो भी हमारा कैलकुलेट होके आएगा उसका 12% का समय जो होगा वो आप उसको किसके रूप में देंगे, अलाउंस के रूप में देंगे। कौन सा अलाउंस, पर्सनल लीड अलाउंस या रिलैक्सेशन अलाउंस के रूप में देंगे। एंड कॉन्टिजेंसी अलाउंस मीन्स जो आकस्मिक छूट आप दे रहे हैं इमरजेंसी के रूप में, वो कितनी एज्यूम करी गई, इज एज्यूम टू बी 4% ऑफ द नॉर्मल टाइम। ये आपको दिया हुआ है 4% ऑफ द नॉर्मल टाइम। इसमें आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड टाइम, नॉर्मल टाइम और जो भी आपकी अलाउंस आ रहा है टाइम अलाउंस, उसको कैलकुलेट करना है। इतना आपको इस सवाल में कैलकुलेट करना है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन द गिवन एलिमेंट्स आर 5 एलिमेंट्स, ओके। इन ऑब्जर्व टाइम, टाइम गिवन इन मिनट्स। इन फर्स्ट एलिमेंट 0.15 minute, second 0.20, in third 0.10, in fourth 0.12, in fifth 0.25. As same the performance rating in percentage. Performance rating are given in percentage for different types of element. In first element it is given 80%, in second element it is given 85%, in third element 90, as in fourth 75, as in fifth in 80%. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल टाइम। आप नॉर्मल टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता है फॉर्मूला आपने लिखा था नॉर्मल टाइम का। नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड टाइम, ऑब्जर्व्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस रेटिंग, मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस रेटिंग और रेटिंग फैक्टर, और रेटिंग फैक्टर। इन रेटिंग फैक्टर वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम आप कैलकुलेट करेंगे कैसे, जो आपका ऑब्जर्वेशन टाइम दिया हुआ है, ऑब्जर्व टाइम कितना हो गया 0.15 मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस रेटिंग कितनी दी 80%। तो 80% इज रिटन एज 80 डिवाइड बाई 100। देन वी हैव टू कैलकुलेट, after calculating we find the value 0.12, and similarly for element second we have to find observation time 0.20 multiplied by the performance rating 85 divided by 100. Again we have to calculate the value, we find 0.17. Similarly so on, जो भी आप वैल्यू है पांचों एलिमेंट के लिए आप जो नॉर्मल टाइम की वैल्यू है सेम कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें कितना हो जाएगा 0.10 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिवाइड बाई 100 0.09, यहाँ 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 75 बाई 100 अगेन 0.09, here 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.20। तो यहाँ से आपका हर एलिमेंट का नॉर्मल टाइम कैलकुलेट होके आ गया। जब हर एलिमेंट का नॉर्मल टाइम आपको कैलकुलेट होके आ गया तो आप यहाँ से क्यूमुलेटिव नॉर्मल टाइम, या आप कह सकते हो टोटल नॉर्मल टाइम है, वो कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो टोटल नॉर्मल टाइम है वो आपका सम होगा, सम ऑफ ऑल द नॉर्मल टाइम्स। सम करेंगे आप कितना 0.67 मिनट, 0.67 मिनट जो भी आपका आएगा वो टोटल नॉर्मल टाइम आएगा। तो यहाँ से आप टोटल नॉर्मल टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको अभी फाइंड करना है स्टैंडर्ड टाइम और अलाउंस। तो स्टैंडर्ड टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, नॉर्मल टाइम प्लस ऑल टाइम्स अलाउंस। तो जितने भी अलाउंस है, आपको सवाल में 2 टाइप के अलाउंस दिए हुए थे, कौन कौन से दिए हुए थे देखिए। क्यूमुलेटिव नॉर्मल टाइम आपने निकाला, अभी कितना आया 0.67 मिनट। अब रिलैक्सेशन ऑफ पर्सनल लीड अलाउंस आपको दिया हुआ है 12%, 12% ऑफ नॉर्मल टाइम। एंड नॉर्मल टाइम कितना दिया हुआ है आपने अभी फाइंड किया 0.67। देन वी हैव टू फाइंड आउट द रिलैक्सेशन ऑफ पर्सनल लीड अलाउंस। वैल्यू वी कैलकुलेट 0.0804 मिनट। नाउ द सेकेंड वन इज कॉन्टिजेंसी अलाउंस, जो कि आपको दिया हुआ है कितना 4% ऑफ द नॉर्मल टाइम। तो 4% ऑफ नॉर्मल टाइम कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आएगा 0.0268 मिनट। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम,
यूजिंग द फॉर्मूला नॉर्मल टाइम प्लस ऑल टाइम अलाउंस। नॉर्मल टाइम आपका फाइंड होके आया था 0.67, ठीक। आफ्टर दैट आपने दो सवाल में आपके दो अलाउंस दिए हुए थे, रिलैक्सेशन पर्सनल नीड अलाउंस और दूसरा कंटिजेंसी अलाउंस। तो रिलैक्सेशन अलाउंस आपका कैलकुलेट होके आया कितना 0.0804 एंड कंटिजेंसी अलाउंस आया 0.02268। देन आफ्टर दैट वी हैव टू सम and find the standard time value 0.7772 minute. Then this is the solution of this type of problem. Thank you.